सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारुली जैन। बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों से करते हैं। कांग्रेस पार्टी का आज 134वां स्थापना दिवस है। पीसीसी ऑफिस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट पार्टी का झंडा फहराएंगे और इसके साथ ही बात करेंगे प्रदेश के 9 जिलों में होने वाली पंचायत समिति उपचुनाव के बारे में, जिसको लेकर आज वोटिंग होनी है। तो वहीं नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। और आखिर में बात मरुधरा में कोल्ड अटैक की करेंगे, जहां गिरते पारे से आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। तो वहीं कोहरे ने प्रदेश की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। और 3 तस्वीरें आज की अहम खबरों से जुड़ी आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रमुख बड़ी खबरें जिस पर आज न्यूज 18 राजस्थान प्रमुखतया से अपनी पैनी निगाहें बनाए रखेगा। मुंबई में इमारत में आग लगी है। चेंबूर इलाके में भीषण आग लगी है और आग में 4 बुजुर्गों सहित 5 की मौत की सूचना है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। खबर मुंबई से, जहां पर एक इमारत में आग लगी है। चेंबूर इलाका यह बताया जा रहा है जहां पर भीषण आग लगी है और तस्वीरें भी साफ तौर पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग में 4 बुजुर्गों सहित 5 की मौत हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। आग लगने के क्या कुछ कारण रहे, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें, जिस इमारत में आग लगी है उसकी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। चेंबूर इलाका यह बताया जा रहा है जहां पर यह भीषण आग लगी है। आग की लपटों से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना विकराल रूप यहां पर आग ने अख्तियार किया है। कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस आज है और पीसीसी ऑफिस में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट पार्टी का झंडा फहराएंगे। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर कार्यक्रम होगा। बता दें कि आपको कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस आज है और इसी को लेकर के पीसीसी ऑफिस में कार्यक्रम भी किया जाएगा। भव्य कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा पीसीसी ऑफिस में और डिप्टी सीएम सचिन पायलट पार्टी का झंडा फहराएंगे। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में पंचायत समिति उपचुनाव आज है। जिला पार्षद के लिए भी वोटिंग होनी है। प्रदेश के 9 जिलों में उपचुनाव होंगे और अलवर, भीलवाड़ा, चूरू, दौसा और धौलपुर में वोटिंग होनी है। तो वहीं कोटा, नागौर, पाली और सीकर में भी वोट डाले जाएंगे। पंचायत उपचुनाव की तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। 30 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। और अब बात मरुधरा में कोल्ड अटैक की कर लेते हैं। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। घने कोहरे की वजह से रेल, हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। तो प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। तो वहीं जोधपुर में सर्दी से बेहाल लोग सड़क किनारे रजाई में दुबक कर सो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे खाली दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये रैन बसेरे खाली क्यों है, जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। जैसे जैसे सर्दी के तेवर तीखे पड़ रहे हैं, वैसे ही जो सड़क पर सोने वाले बेसहारा लोग हैं उनके लिए नगर निगम ने अस्थायी रैन बसेरे का इंतजाम किया है। इस वक्त रात के ठीक 2 बजे हैं और हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन रोड पर। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का वाहन यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये अस्थायी रैन बसेरा जो है नगर निगम की ओर से जो तैयार किया गया है
देखते हैं अंदर क्या हालात है और किस तरह से जो है यहाँ पे लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैन बसेरा है, एक अच्छा खासा रैन बसेरा बनाया गया है जो डबल कोटेड कपड़े से बनाया गया है। बाहर अलग कपड़ा है और अंदर जो है अलग कपड़ा है। कुल मिला के जो है सर्दी को रोकने के पूरे इंतजाम किया गया है। 2 बल्ब यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पीने के पानी के लिए यहाँ पे एक मटका भी रखा गया है और सबसे बड़ी बात, पूरे रैन बसेरे में एक व्यक्ति जो है दुबक कर सोते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा जो पूरा रैन बसेरा खाली है। और अगर बात करें यहाँ पे नगर निगम के जो कर्मचारी की है, वो कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह से जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है? अच्छी व्यवस्था की गई है। डबल टेंट लगे हुए हैं, लाइट का बंदोबस्त है, बिस्तर वगैरह सोने के लिए पड़े हैं, रजाई ओढ़ने के लिए है। आप यहाँ पे जो आके रहने वाले होते हैं उनके क्या डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आधार कार्ड वगैरह? आईडी प्रूफ का हम चेक करते हैं सर जी। और अगर आईडी प्रूफ किसी के पास नहीं होते तो हम उसको अंदर सोने नहीं देते। और फुटपाथी आदमी है जो जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और सतवीर सिंह संवाददाता हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, तो वहीं संवाददाता चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सतवीर, आपका रुख करना चाहूंगी। सर्दी का सितम जारी है, किस तरह से जयपुर में जनजीवन प्रभावित हुआ है? सतवीर। जी बिल्कुल, सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे का कोहराम भी लगातार जारी है, क्योंकि जो कोहरा है वो अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो वाहन चालक है उन्हें अपने जो वाहन है उनकी लाइट जलाकर अब जो यात्रा है वो करनी पड़ रही है। और इसके बावजूद भी ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि दुर्घटना का कहीं ये जो कोहरा है ये भी कहर बरपा सकता है, क्योंकि आए दिन जो दुर्घटना है वो भी सामने आ रही है, तो वो कोहरे के कारण आ रही है। फिलहाल राजधानी जयपुर का जो आप माहौल देख सकते हैं कि कोहरा अभी भी छाया हुआ है और इस कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सर्दी के जो तेवर हैं वो भी तीखे होते जा रहे हैं। लगातार जो तापमान में गिरावट आ रही है उससे लोगों की परेशानियां तो बढ़ी है, और इसके साथ ही अब इससे निजात पाने के लिए जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलाव का सहारा जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो अलाव है अब वो भी इस सर्दी के सितम को ज्यादा देर झेल नहीं पा रहा है और लगातार जो सर्दी है वो बढ़ रही है, जिसके कारण से जो लोग हैं वो अलाव तो तपते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सर्दी का सितम है वो उनका कम नहीं हो रहा है। वाहन चालक वाहन कोहरे के कारण जो अपनी लाइट है वाहनों की वो जलाकर चल रहे हैं। इसके साथ ही जो बाइक सवार हैं वो सर्दी को लेकर पूरी तरीके से जो तैयार होकर सुबह निकले तो हैं। खासतौर पर जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अपने स्कूल जाने के लिए निकले हैं, लेकिन जो सर्दी है वो अपने तेवर दिखा रही है और इसका सीधा असर हर जगह पड़ रहा है। फिलहाल उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द ही जो सर्दी के जो तेवरों से निजात लोगों से मिलेगी, लेकिन कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और सर्दी के जो सितम है वो लोगों को झेलने पड़ेंगे। राजधानी की जयपुर की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि रेन बसेरे भी यहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं वो आराम से यहाँ पर रह सकें और अपनी जो रात्रि यात्रा है वो सो सके यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बताना चाहूंगा कि लोग रेन बसेरे में नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि जो सर्दी है रात को इतनी तेज पड़ती है, जिसके कारण से लोग रेन बसेरे पहुंच ही नहीं पाते। और जो कुछ पहुंच पाते हैं उनसे जो आईडी कार्ड है वो मांगा जाता है, तो बाहर के जो लोग आते हैं उनके पास आईडी कार्ड नहीं होने के कारण वो बाहर सोने को मजबूर होते हैं। खासतौर पर उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी सर्दी के सितम से लोगों को जो राहत है वो मिलेगी, लेकिन दिन ब दिन जिस तरीके से गिरावट होती जा रही है तापमान में, उससे लगता है कि अभी ये जो असर है ये कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सतवीर, और इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घने कोहरे के चलते खासतौर पर वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चंद्रशेखर भी हमारे साथ बने हुए। चंद्रशेखर, लगातार सर्दी ने अपने तीखे तेवर बनाए हुए हैं। जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर मौसम का मिजाज किस तरह का है और हर वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह का वक्त है तो स्कूली बच्चों पर इसका खासा असर होगा। चंद्रशेखर। जी नुपुर, निश्चित तौर पे अगर बात करें जोधपुर शहर की तो जो लगातार जो है न्यूनतम तापमान जो लगातार गिर रहा है, लेकिन अगर बात करें जो सवेरे की जो जल्दी जो लोग नहीं उठते हैं उनको ये पता नहीं चल पाता कि जोधपुर शहर में कितनी सर्दी है। हालात ये है कि यहाँ पे रात का तापमान, न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाता है। वहीं दोपहर की बात करें तो करीब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि करीब 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट यहाँ पे नजर आता है, जिसके चलते जो लोग देर से उठते हैं उनको नहीं पता चलता है कि जोधपुर में
कितनी सर्दी है। बात करें अगर संभाग की तो फलौदी क्षेत्र में जो है मटकियों में पानी जो है वो बर्फ बन के जम चुका है, ये स्थिति यहाँ पे रहती है और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। बच्चों के लिए निश्चित तौर पे ये सर्दी का मौसम है, कहीं ना कहीं मुसीबत रहता है। सुबह उन्हें जल्दी उठ के तैयार होना पड़ता है और स्कूल जाना पड़ता है। ऐसे हालातों में जो बच्चे तो यही चाहेंगे कि थोड़ा सर्दी कम हो जाए। जी नूपुर। बिल्कुल चंद्रशेखर, तो जोधपुर में भी मौसम का मिजाज अभी कड़क बना हुआ है। साथ ही सतवीर संवाददाता भी लगातार हमारे साथ गुलाबी नगरी से जुड़े हुए हैं। सतवीर, कहा जाता है कि गुलाबी नगरी की सर्दी भी गुलाबी होती है, यहां पर भी हर वर्ग पर जाहिर सी बात है असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह की सावधानियां उनको बरतने को कहा गया है सतवीर? जी बिल्कुल, साफ तौर पे है कि गुलाबी जो सर्दी है वो गुलाबी तरह ही रहती है और खास तौर पे क्योंकि जो नया साल है वो भी आने वाला है, तो जो पर्यटक हैं वो भी जो गुलाबी शहर में आते हैं और पूरा जो न्यू ईयर है यहाँ पर सेलिब्रेट करने की जो उनका प्रोग्राम है वो बनाते हैं। इसके साथ ही जो विदेशी सैलानी है वो भी यहाँ पर आते हैं। खास तौर पर आप बताना चाहूंगा कि सर्दी के जो तेवर हैं वो जिस तरीके से तीखे हुए हैं उससे जो पर्यटक है उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सर्दी से बचाने के लिए, जैसे नगर निगम ने रेन बसेरे की यहाँ पर व्यवस्था की है ताकि जो रेन बसेरे हैं उससे यहाँ पर काफी जो लोग हैं उनको निजात यहाँ पर मिल सके। फिलहाल जो रेल यातायात है और जो सड़क यातायात है वो भी काफी यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कोहरे के कारण जो रेल यातायात है उसमें ट्रेनों को जो लाइट जलाकर यहाँ पर जो सफर है वो करना पड़ रहा है ताकि जो कोहरे के कारण किस तरह का जो दुर्घटना का जो अंदेशा है वो नहीं बना रहे। और खासतौर पर रात को जो सर्दी का जो सितम होता है वो 12 बजे बाद में ज्यादा यहाँ पर सर्दी के जो तीखे तेवर हैं वो देखने को मिलते हैं। शेखावटी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर जो बर्फ की जो चद्दर है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो पशु पक्षी हैं उन्हें भी यहाँ पर सर्दी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो सर्दी के तेवर हैं उसके कारण से जो पशु और पक्षी हैं, खासतौर पर जो पक्षी है अपने घोंसलों के अंदर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर एक ही जगह बैठकर इस पूरी सर्दी से बचाने का यहाँ पर जो प्रयत्न है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल सतवीर, तो मरुधरा में कोल्ड अटैक जारी है। रफ्तार पर यहां पर लोगों के जनजीवन की रफ्तार पर भी खासा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जानकारियों के लिए सतवीर बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही संवाददाता चंद्रशेखर भी हमारे साथ बने हुए, उनको भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने विभाग बंटवारे के बाद कार्यभार संभाला। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और विश्वेंद्र सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया है। और 6 तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। साथ ही राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण की 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे के बाद सीएम गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं रोजगार, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया और कहा कि जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना एक बड़ा चैलेंज है। प्रकार से हम लोग फैसले करें, गुड गवर्नेंस दें, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करें और जो नौजवानों की आशाएं अपेक्षाएं हैं सरकार से उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें। बड़ा चैलेंज है ये, कांटों के तार की तरह है ये, मेरा मानना है। और किसानों की अलग समस्याएं हैं। हमने कर्जा माफ़ी करके बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसको सब लोगों ने वेलकम किया है। तो सवाल हमारे सामने है कि कैसे हम गुड गवर्नेंस दें। हम इन तमाम मुद्दों को लेके चलेंगे कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने, किस प्रकार से वहाँ जो समस्याएं हैं पानी की हो, चाहे बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, वो तमाम काम फास्ट गति से आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। पिछली गवर्नमेंट जो थी, कुशासन था, भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी कुछ काम किया नहीं, लापरवाही की वसुंधरा जी ने खुद ने शासन करने के अंदर। उसका नतीजा भुगता राजस्थान प्रदेश ने। अब ये स्थिति नहीं बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। देश की जनता ने दिया था 19 तक का दिया है, बातें करते हैं वो 22 तक ही करते हैं, तो ये भी अच्छी परंपरा नहीं है। अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि ये खाली बातें करने में तो बहुत लोग माहिर हैं, ये लोग बड़े बड़े जुमले बोलने माहिर हैं,
ये सरकार जुमलों की सरकार के रूप में याद की जाएगी इतिहास के अंदर, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। गहलोत सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं, लेकिन अब उन तबादलों पर सवाल उठने लगे हैं। क्यों उठ रहे हैं ट्रांसफर पर सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। आईएएस अफसरों के तबादले पर उठे सवाल। 2 दर्जन आईएएस को दिया अतिरिक्त प्रभार। कई विभागों का कामकाज होगा प्रभावित। प्रदेश की सत्ता में आते ही गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। 8 दिन के भीतर 140 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन अब इन तबादलों पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बिना होमवर्क किए ही सरकार ने तबादले कर दिए। जनता से जुड़े करीब 1 दर्जन विभागों में फुल टाइम पोस्टिंग नहीं की गई है। वहीं 2 दर्जन आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिसका सीधा असर कामकाज पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन किन अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पवन कुमार गोयल, सीएमडी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सुदर्शन सेठी, चेयरमैन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सुबोध अग्रवाल, सीएमडी ग्रामीण असंचित क्षेत्र, चेयरमैन हैंडलूम कॉर्पोरेशन। एमडी राजसिको, आयुक्त डीएमआईसी। संजय मल्होत्रा, चेयरमैन आरआरईसी। श्रेया गुहा, चेयरमैन आरटीडीसी, आयुक्त पर्यटन। नवीन महाजन, सचिव कृषि कमांड क्षेत्र। टी रविकांत, प्रमुख आवासीय आयुक्त। आशुतोष एटी पेडनेकर, आयुक्त सिविल डिफेंस। पृथ्वीराज, आयुक्त आबकारी विभाग। शुचि शर्मा, आयुक्त बाल सशक्तिकरण विभाग। प्रदीप गोरड़, स्पेशल सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग। राजेश्वर सिंह, आयुक्त पंचायती राज विभाग। वीणा प्रधान, एमडी सहकारी डेयरी फेडरेशन। प्रदीप गोरड़, आयुक्त स्कूल शिक्षा। आमजन से जुड़े विभागों को पूर्णकालीन अवसर नहीं मिलने से कामकाज प्रभावित हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विभागों के आला अधिकारियों को 60 दिन में कार्य योजना देने के निर्देश दिए थे। तबादला सूचियों में करीब 2 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कैमरामैन मालचंद गोस्वामी के साथ प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। गहलोत मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद बीजेपी ने अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने की तैयारियां तेज कर दी है, जिसमें 3 दिग्गज दौड़ में सबसे आगे हैं। कौन होगा बीजेपी विधायक दल का नेता? केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों पर छोड़ा फैसला। 3 दिग्गज नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष को चुनने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों पर ही छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द होगी। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी में किसी तरह का टकराव ना हो, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ये रास्ता निकाला है। लिहाजा बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में ही होगा। लेकिन पूर्व मंत्री और मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सर्राफ पूर्व सीएम राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ सब विधायक लोग बैठेंगे, उनमें विचार मंथन होगा और जो भी तय होगा उसके आधार पे नेता प्रतिपक्ष तय होगा। वैसे आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, इसलिए अधिकतर विधायकों की राय यही है कि आदरणीय वसुंधरा जी प्रतिपक्ष की नेता होगी। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना दिल्ली में ही हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के लिए वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया के बीच कड़ा मुकाबला है।
भाजपा आलाकमान नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिलहाल किसी भी तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लिहाजा उसने फैसला पार्टी विधायकों के ऊपर छोड़ने का मन बना लिया है। वसुंधरा राजे के साथ राजेंद्र राठौड़ और कैलाश मेघवाल भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल हैं और वसुंधरा राजे इस रेस में सबसे आगे हैं क्योंकि उनके साथ ओम माथुर का भी समर्थन हासिल है। देखना है बीजेपी का आलाकमान आखिर किस नाम पर मुहर लगाता है। कैमरा पर्सन सोहन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार लोकसभा में संशोधन के साथ 3 तलाक बिल पास हो गए। अब इसे कानून बनाने के लिए राज्यसभा से पास कराना जरूरी होगा। लोकसभा में 3 तलाक बिल पर मोदी सरकार को बड़ी जीत मिली है। गुरुवार को लंबी चर्चा के बाद 3 तलाक बिल लोकसभा से पारित हो गया। गुरुवार को वोटिंग के समय सदन में मौजूद 256 में से 245 सांसदों ने बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 11 सदस्यों ने 3 तलाक बिल के खिलाफ अपना वोट दिया। हालांकि वोटिंग के दौरान कांग्रेस, एसपी, एआईएडीएमके ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में 3 तलाक बिल पर असदुद्दीन ओवैसी के 3 संशोधन प्रस्ताव गिर गए। साथ ही दूसरे संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं मिली। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने इस बिल को पास करने की जगह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग भी की थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी है और एक धर्म के अंदर इंटरफियर करना सरकार और सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना किस हद तक ठीक है, तो इसकी जांच वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया था कि ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए है। इस बिल का तात्पर्य न किसी जमात के खिलाफ है, न किसी आस्था के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। आज का बिल सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का है। आज का बिल इस देश की अपनी जो बहनें हैं उनकी गरिमा, उनकी समानता और उनको न्याय देने का बिल है। बता दें कि सरकार ने 3 तलाक को अपराध करार देने के लिए सितंबर में विधेयक पारित किया था, जिसके बाद गुरुवार को ये बिल लोकसभा से पास हो गया है। लेकिन कानून बनने के लिए इस बिल को राज्यसभा से पास होना जरूरी है, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से सरकार के लिए राज्यसभा से इसे पारित कराना कड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राज्य न्यायिक सेवा में जाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण और निःशक्त जनों की आयु सीमा में 10 साल की छूट दी है। कार्मिक विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के मुताबिक राज्य न्यायिक सेवा में अब न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल वालों को भी नियुक्ति मिल पाएगी। वहीं प्रक्रियाधीन आरजेएस भर्ती में भी संशोधित नियमों का लाभ दिया जाएगा। और अब बात खेल की। मेलबर्न टेस्ट का तीसरा दिन है और ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे हैं। आपको बता दें, लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 89 में से 4 और बुमराह ने 2 विकेट झटके हैं। ईशांत और जडेजा को 1-1 विकेट मिले हैं। मेलबर्न टेस्ट का तीसरा दिन है, ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट 89 हुआ है और बुमराह ने 2 विकेट झटके हैं। ईशांत और जडेजा को 1-1 विकेट मिला है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।